आर टीवी में सभी का स्वागत है। आज के इस एक कलाकार के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए ओडिशा से रघुनाथ साहू, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पेंटर्स who can paint anything in such a realistic approach, which is amazing, and we all have seen his works. तो फिर आज हम उनकी सोच सुनेंगे, उनकी उनकी अनुभूति सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे एंड समझने की, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच है, वो क्या अनुभूति है जो उन्हें इतने रियलिस्टिक पेंटिंग्स करने में उनको मदद करती है, उनकी जो सोर्स है या इंस्पिरेशन है। अ वार्म वेलकम टू यू रघुनाथ साहू जी, आर टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और ये जो आर्ट टीवी की आपने प्रयास की है, ये शायद दुनिया में पहली बार है, शायद दुनिया में। इससे पहले देखिए, म्यूजिक के लिए भी चैनल है, या म्यूजिक के लिए चैनल है, डांस के लिए चैनल है, सबके लिए प्लेटफॉर्म है, लेकिन आर्टिस्ट के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। आज तक इससे पहले शायद नहीं था आर्टिस्ट के लिए, विजुअल आर्टिस्ट के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। बाकी सब आर्टिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी, लेकिन हम लोगों के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म इससे पहले नहीं था। तो मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ये बेहतरीन सोच और सोच के साथ वो फाइनली आप लेके आ गए हैं हम सबके सामने। तो इसलिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच दादा। दादा, आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, ओडिशा से। जी जी। एंड हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट की उसकी खूबसूरती, उसकी संस्कृति, उसकी लैंग्वेज, खाना, वेशभूषा, नृत्य, उसकी एंटायर कल्चर की जो पैकेज है वो इतना विभिन्न है, इतना खूबसूरत है, इतना अलग है। इसमें ऑफ कोर्स भारत के हमारे हर प्रांत के अलग होते हैं, जैसे आप उत्तर देखते, दक्षिण देखते इसमें। तो आपकी वो मिट्टी की खुशबू, नॉर्थ ईस्ट की मिट्टी की खुशबू या उसकी संस्कृति आपके कला सफर में, आपकी जो आर्ट जर्नी में या इस कलाकार बनने में वो कितना महत्व रखता है, कितना उसका रोल है? दादा, एक्चुअली मेरी जो पैदाइशी हुई है ना, वो टेम्पल सिटी भुवनेश्वर में हुई है। ओके। जिसे हम टेम्पल सिटी कहते हैं। करेक्ट। भुवनेश्वर में एक टाइम था 10,000 टेम्पल यहाँ पे था। 10,000। क्या बात है जी, 10,000 टेम्पल भुवनेश्वर में था। अभी भी आप कहीं पे भी खुदाई कर लीजिए, नीचे से टेम्पल ही निकलेगा। कहीं पे भी आंख बंद करके खुदाई कर लीजिए, वहां पे टेम्पल निकलेगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं टेम्पल सिटी में पैदा हुआ हूं, तो गली मोहल्ले में टेम्पल ही देखता था और टेम्पल के स्कल्पचर देखता था। तो मेरी चारों तरफ आर्ट ही आर्ट था। और जैसे कि हम जगन्नाथ संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो जगन्नाथ संस्कृति में आर्ट का महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हर चीज में आर्ट ही आर्ट दिखाई देती है। यहाँ की महिलाएं आर्टिस्ट हैं। हमारी घर में मिट्टी के घर हुआ करता था, वहां पे गोबर से लिपाई पुताई हुआ करता था। और माँ सुबह 4 बज के उठ के वहां पे वो जो रंगोली होती है ना, रंगोली तो नहीं कहा जाता है उसे, रंगोली वो अबीर वगैरह से होती है। हम चावल को बांट के वो व्हाइट कलर बनता है, करेक्ट, उसकी उससे पेस्ट बनती है। हाँ पेस्ट बनता है, उससे माँ रोज ही पेंटिंग किया करती थी दीवार पे। रोज, ये रोज का काम होता था। कहीं ना कभी देखिए, सोमवार को महादेव जी की वार हो गया, मंगलवार को यहाँ पे माता की पूजा होती है, तो रोज हमारी यहाँ वो पेंटिंग बनती है। रोज रोज लिपाई होती है, रोज पेंटिंग बनती थी। तो वो जो पूरी उड़ीसा जो है वो आर्टिस्टों से भरे पड़े हुए हैं, एकदम से आर्टिस्टों से भरे पड़े हुए हैं। वो चाहे लोकली स्तर पे हो और फाइन आर्ट के स्तर पे हो, स्कल्पचर के स्तर पे हो, क्राफ्ट की स्तर पे हो, पूरी तरह से भरी पड़ी हुई है यहाँ पे एकदम से। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एक टाइम पे 10,000 टेम्पल था,
तो अभी भी वो आर्टिस्ट सारे के सारे हैं, वो सारे के सारे अपना काम कर रहे हैं, वो स्कल्पचर बना रहे हैं, क्राफ्ट बना रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की चीजें बना रहे हैं। तो वहां से मेरी पैदाइशी हुई, यहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई। तो स्कूलिंग होने के बाद जैसे कि मैंने कहा कि बचपन से हम टेम्पल देखते आ रहे हैं, बचपन से हम स्कल्पचर देखते आ रहे हैं, तो वो जो आर्ट की जो सेंस है वो डेवलप होना लाजमी है एक्चुअली। अगर आप में थोड़ा सा आर्ट की तरफ रुझान है तो वो सब देखने के बाद आपकी तरफ वो आर्ट सेंस आपके अंदर डेवलप हो जाता है। तो वैसे ही शायद मुझ में वो सारा चीजें डेवलप हो गया। तो डेवलप होने के बाद फिर स्कूलिंग खत्म हुई, तो फिर मैंने आर्ट कॉलेज ज्वाइन की। फिर आर्ट कॉलेज ज्वाइन करने के बाद कहाँ पे आर्ट कॉलेज फिर किया मेरी आपने? आर्ट एक्चुअली मैंने भुवनेश्वर से ही की है, बीके आर्ट ओके। कॉलेज से। हाँ। तो यहाँ से ही आर्ट जर्नी की शुरुआत हुई। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप कहीं पे भी गुजर जाइए, गांव या घर में कहीं पे भी गुजर जाइए, वहां की दीवार पे आपको एक आर्ट पीस ही दिखेगा, क्योंकि वो जो महिलाएं हैं ना, वो जो सही बात। चावल की पेज बना के वो ड्राइंग करते हैं, तो वहां पे आपको आर्ट पीस ही दिखाई देगा। कहीं पे भी किसी के घर के अंदर आप चले जाइए या किसी के घर के मतलब बाहर भी हर चले हर जाइए, इंसान में एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है जो वो हर किधर हर ना किधर, घर में, हर घर में होता है, हर घर में होता है। जमीन पे, दीवार पे, कहीं पे भी कुछ कीजिए, जी लेकिन जी, है। कहीं पे भी कुछ ना कुछ आर्ट वर्क आपको देखने के लिए पक्का मिल जाएगा। या वो क्या बात घर है, ही ऐसा होगा जो कि लगेगा कि वो भी एक आर्ट वर्क है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये सारी चीजें आपको इंस्पायर करते हैं। फिलहाल अभी तो वो अमूल की डिब्बी की तरह घर बन रहा है, वो आर्टिस्टिक सेंस अभी नहीं रहा है एक्चुअली। लेकिन उस टाइम पे जो भी घर बनता था वो एकदम हैंडमेड ही बनता था, और हैंडमेड ही उसे सजाया जाता था। सही बात तो है। वो जो सुंदरता थी ना, वो इंसान को प्रेरित करता है कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े या इसी तरह की कोई काम करें। तो वहीं पे ये सारी चीजें अंदर जब आपकी स्टोर होता है ना, तो वो कभी कभी बाहर निकलता है। निकलता है। जैसे कि उन लोगों ने दीवार पे किया, हम लोगों ने पेपर या कैनवास पे किया। तो ये चीज आपने बहुत सही कही इसमें, मतलब पूरे अगर नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली उड़ीसा उड़ीसा उस साइड में अगर आप देखेंगे, जी जी तो जी 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 जी। आध्यात्मिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। सांस्कृतिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, एंड बहुत बहुत। सौंदर्य शास्त्र मतलब द एस्थेटिक सेंस हर जी इंसान में मेरे ख्याल से वो पैदाइशी होगी शायद, क्योंकि वो हर चीज जी जी सजाना, हर चीज को रखना, ऐसा जी जी ऐसा। जी 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 जी। क्या बात है इसमें। तो अब मैं इसमें, क्योंकि मैं काफी सारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मैं जो एक जब उनके आर्टवर्क देखता हूँ उसमें, उसकी एस्थेटिक्स हो या उसकी जो एक्सप्रेशन की जो 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 डिग्री है या क्वालिटी है उसकी, एक अलग है वो, उसकी जी उसकी 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 डिविनिटी ही अलग है उसमें, बहुत खूबसूरत है जी उसमें। जी। दूसरा मेरा सवाल ये है, इनफैक्ट काफी सारे लोगों को मैसेज भी आया था जब मैंने बोला कि मैं रघुनाथ साहू से बात करने वाला हूं, आप इतने रियलिस्टिक कैसे कर पाते हैं पेंटिंग? फॉर दादा एग्जाम्पल, एक्चुअली वो कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, वो लालटन हो, वो मटका हो, वो एक उसकी वो बैम्बू की बास्केट हो, वो चूल्हा हो, जी दादा। आप इतने रियलिस्टिक कैसे कर पाते हैं? दादा एक्चुअली ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिस का कमाल है। थोड़ा बहुत मैं रोज ही पेंटिंग करता हूँ मैं। वो जो दिखावट के लिए पेंटिंग नहीं करता हूँ, मेरी अंदर ही पेंटिंग है। तो मैं एक दिन पेंटिंग ना करूं तो उस दिन मेरा उपवास हो जाता है शायद। तो सही बात। तो पेंटिंग मैं रोज करता हूँ। तो रोज करने की वजह से शायद ये स्किल मुझ में डेवलप हो गया है। हम्म, तो रियलिस्टिक पेंटिंग एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था बीच में, जब मैं हम्म। कॉलेज से पास आउट हो गया था। वाटर कलर मैंने छोड़ दिया था, पूरी तरह से वाटर कलर ही छोड़ दिया था। हाँ क्योंकि हाँ। जैसे आपको पता है कि हमारी यहाँ की मानसिकता क्या है। हमारी यहाँ की मानसिकता ये है, वो पेंटिंग को कैटेगरीज वाइज देखते हैं। वाटर कलर करेक्ट। मतलब ये सस्ता आर्टिस्ट है। सही बात, सही बात। या वाटर कलर मतलब ये सस्ता आर्टिस्ट है, जो कैनवास पे करता है वो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है या बड़ा आर्टिस्ट है। वाटर कलर करने हम्म, से आप बड़ा आर्टिस्ट नहीं बन सकते। इस तरह की सोच है यहाँ पे, अभी भी है थोड़ा बहुत। तो हम्म,
उस सोच की वजह से वो सोच का भी असर मुझ पे भी पड़ा। तो पास आउट होने के बाद मैंने वाटर कलर छोड़ दिया था। जैसे कि नॉर्मल आर्टिस्ट एक्रेलिक या ऑयल लेके क्रिएटिव वगैरह वगैरह सब कुछ जैसे करते हैं, मैं भी उसी राह पे निकल गया, क्योंकि खुद को सिक्योर पहले करना है। तो जब निकल गया तो हाँ, तो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, शायद इस चीज के लिए मैं बना ही नहीं, मुझे और कुछ ट्राई करना है। तो मैं बहुत कुछ ट्राई करने के बाद जब मुझे एक पेंटिंग दिखने के लिए मिला कहीं पे, तो वो पेंटिंग देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं जो बना हूं ना, तो मैं इस चीज के लिए बना नहीं हूं एक्चुअली। मुझे वाटर कलर के लिए लोग जानेंगे, मैं इसी चीज के लिए बना हूं। तो मुझे तब से ये समझ आ गया कि मैं वाटर कलर के लिए बना हूं। थैंक गॉड। तो मुझे वाटर कलर से ही लोग जानेंगे मुझे। तो जब तब से समझ में मुझे आ गया, तो इंटरेस्टिंग बात है दादा, उस टाइम पे मेरे पास टोटल जो अमाउंट था ना वो 10,000 था। ओके। पूरी पूरी मेरी जो सेव थी वो 10,000 की। 10,000 जेब में, बस इतना पैसा, हाँ, दैट्स इट। बस उतना ही पैसा है और कुछ नहीं मेरे पास। तो वो 10,000 मेरे घर भी चलेगा। सही बात। तो तो फिर भी मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे इससे 10,000 में वाटर कलर करना है। ओके तो ओके। तो एक बंदा था, कुछ एक पेपर के बारे में मुझसे बात कर रहा था। उसने कहा कि ये बहुत ही बढ़िया पेपर है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम दोनों मिलके इसे खरीद सकते हैं। मैंने कहा ठीक ओके। है, आधा आधा कर लेते हैं। तो उसने आधा पैसा दिया, मैंने आधा पैसा दिया, एक पेपर रोल खरीद लिए। अच्छा, वो पेपर रोल पकड़ के मैं 2 साल तक आंख बंद कर लिया, घर की चिंता छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, और सिर्फ 2 साल तक वाटर कलर मैंने, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। ओके ओके। ये कब दो की साल बात है? तक कौन सा ईयर ये की बात है? ये 2011-12। ओके ओके। तो वो 2 साल मैंने आंख कान नाक सब कुछ बंद कर लिया, चाहे मुझे खाने के लिए मिले ना मिले, कुछ भी हो जाए, मैं वाटर कलर करूंगा। ओके। तो मैंने वहीं से वाटर कलर स्टार्ट कर लिया, और 2012 में शायद मेरी 22 वर्क निकल गए 2 साल में। ओके। तो उस वर्क को लेके मैंने एक सोलो शो भी किया यहाँ पे लोकल। तो वहीं से मैंने फिर एक्रिलिक छोड़ दी दादा, तब ओके से मैं वाटर कलर ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके। क्या बात है। तो अगेन। एक्चुअली हाँ। जब 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 इंसान को कुछ करना होता है ना, तो बहुत सारे लोग मोह माया वगैरह वगैरह ये सब की बातें करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, ये होना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ ये भरपूर आपके अंदर होना चाहिए। लोभ होना चाहिए आपके अंदर, मोह होना चाहिए, माया होना चाहिए, क्रोध होना चाहिए, ईर्ष्या होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर ये सब नहीं है ना, तो आप इंसान नहीं हो, आप भगवान हो। सही बात, सही बात। ईश्वर ने हमें ये सारी चीजें दे के इस संसार में भेजा है, ये सारे एलिमेंट आपके अंदर हैं, तभी तो आप इंसान हो, नहीं तो आप करेक्ट जानवर होते। करेक्ट जैसे जानवर किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, जानवर करेक्ट का कोई लोभ ही नहीं होता है, तो करेक्ट। हम जानवर ही होते हैं। तो वो जो ईर्ष्या थी मेरे अंदर, वो आर्टिस्ट की जो एक पेंटिंग देखी थी मैंने, उस ईर्ष्या की वजह से मैंने कहा कि इससे ज्यादा रियलिस्टिक मैं बनाऊंगा। अच्छा पहला लक्ष्य मेरा वो बन गया था। अच्छा। जब तक इससे ज्यादा रियलिस्टिक नहीं बनाऊंगा तो मैं नींद सब कुछ छोड़ दूंगा। एंड लग गए। तो जी एकदम से लग गया मैं, 11 से लग गया, और 12 के खत्म होते होते मेरे पास 20-25 पेंटिंग ऑलरेडी हो गए थे। तो तब मुझे लगा कि नहीं, मैं इसी चीज के लिए ही बना हूं, आगे मैं और कुछ मटेरियल में ट्राई नहीं करूंगा। हाँ, एक्रेलिक में भी मैं करता हूं, लेकिन उससे मैं बहुत ही सीमित रखूंगा। जैसे कि महीने में 1-2 बार खाना हम चेंज करते हैं टेस्ट के करेक्ट। लिए, लेकिन पहला जो खाना होता है वो पहला ही रहना चाहिए। थोड़ा बहुत मतलब टेस्ट के लिए हम इधर कला उधर कला साधना जो होगी वो वाटर कलर में होगी, दैट्स इट। वाटर कलर में ही होगी, बाकी सब थोड़ा बहुत टेस्ट चेंज करने के लिए होगी। करने के लिए। जी बहुत कुछ, बहुत।
आप अपनी सब्जेक्ट्स कैसे चूज करते दादा? ये दादा मैं बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। एक बार कॉलेज पे मैं बैठा था, मेरे टीचर ने कहा कि आपको आउटडोर स्टडी करके आना है। ठीक, तो सारे बच्चे क्लासरूम से निकल गए, टीचर भी उसी टाइम पे निकल गया, तो मैं अकेला ही क्लासरूम में बैठा हुआ था। अच्छा, तो जब सारे बच्चे निकल के आ गए, तो सारे बच्चे निकल के चले गए, मैं अकेले ही क्लासरूम में बैठा हुआ था, टीचर भी सारे बच्चों के साथ निकल गए थे। तो मैं चुपचाप बैठा था, तो मेरे सामने क्लास का डोर दिखाई दिया, और बच्चे जब क्लास के अंदर आते हैं ना, अपनी जूते चप्पल सब डोर के बाहर छोड़ के आते हैं। करेक्ट। तो मैंने कहा ये मेरी सब्जेक्ट है, इसी को मैं बनाता हूं, तो मुझे बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, तो मैंने उसी को ही सब्जेक्ट बना लिया। तो मेरे टीचर जब आए 1.5-2 घंटे के बाद, तो सारे बच्चे भी उस टाइम पे आ गए, जो आउटडोर के लिए गए थे सारे बच्चे भी आ गए वहां। तो उन्होंने, मेरे टीचर ने कहा कि रघु तू गया नहीं? मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं गया था। तो सारे बच्चों का उन्होंने देख लिया, मेरे पूछा तेरा वर्क कहाँ है? मैंने दिखाया ये मेरा वर्क है। तो मेरे टीचर ने उस दिन एक मुस्कुराहट दी, तो मुझे एक एग्जाम्पल दी, जैसे कि गणेश जी का एग्जाम्पल दी कि गणेश जी को पृथ्वी भ्रमण के लिए कौन जल्दी करके आता है, वो अपने माँ बाप के चरणों में घूम गया 7 बार, तो उसका पृथ्वी भ्रमण हो गया। मेरे टीचर ने वही एग्जाम्पल दिया कि हम सारे लोग इतने सारे जगह पे घूम घूम के ड्राइंग करते हैं, लेकिन अपने आसपास चीजों को हमारी नजर नहीं पड़ती है। करेक्ट। तूने वही करके दिखा दिया कि अपने आसपास चीजों को बना दिया। तो वहीं से ये सेंस डेवलप हो गया कि मुझे बाहर घूमने की जरूरत नहीं, मेरी खुद की चीजें हैं, मेरे घर के पास है, मेरी खुद की चीजें हैं, मैं वो कैंडल बना के क्या करूं या एप्पल बना के क्या करूं? सही बात, सही बात। क्योंकि उनके पास वही चीजें, वो लोग वो बनाते हैं, तो मैं उनका क्यों बनाऊं? मैं अपना बनाऊंगा। तो मेरे घर में जो है मैं वही बनाऊंगा, वो चाहे लालटेन हो, चाहे वो केरोसिन की डिब्बी हो, चाहे वो जो कटर होती है, सब्जी काटने वाला कटर होता है, वो मैं बांबो की जो बास्केट होती है, जो हमारी चीजें हैं, जो दैनिक हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, मैं उसको क्यों ना बनाऊं? क्योंकि ये हमारे जीवन को रिफ्लेक्ट करते हैं। करेक्ट। तो उसी चीजों को मैं लेके फिर धीरे धीरे मैं सब्जेक्ट फिर ढूंढने नहीं लगा। आम जिंदगी में जो जो चीजें होती है, मैं उसी चीज को पकड़ लिया कि नहीं, मुझे आम जिंदगी में जो जो चीजें मुझे दिखाई देती है, नॉर्मली जो जो चीजें दिखाई देती है, मेरी सब्जेक्ट वही होगी, और कुछ मुझे ढूंढने की जरूरत है, मैं उसी चीज को पेंडिंग करूंगा। चाहे वो चाय की केटली हो, कुछ भी जो नॉर्मली इंसान को जोड़ता है अपने आप से, पानी का घड़ा हो, पानी का घड़ा हो, मिट्टी का घड़ा हो, जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, नॉर्मली जो जोड़ता है, उसी चीजों को मैंने अपना सब्जेक्ट बना लिया, और जो भी मेरे घर के आसपास होगा वो मेरा खुद का ही तो होगा। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन एक आम सब्जेक्ट को आपने अपने कारीगिरी से बहुत खास बना दिया उसको। एक सब्जेक्ट जो हमारे इर्द गिर्द है, मैंने आपकी एक पेंटिंग देखी थी इसमें, जहाँ पे कार्य इसमें जहाँ पे चूल्हा है, आधी जली हुई लकड़ी है, उसका एक छोटा सा धुआं निकल रहा है, उसके इर्द गिर्द वो वेसल है, उसके वो काले उसके ये पड़े हुए ऐश है, उसके स्मोक काला काला लगा हुआ है, उसको लाइट है, एक तरफ से रिफ्लेक्शन आ रहा है। मतलब आप एक जिंदगी की मोमेंट को आप इतना बेहतर से ऐसे कैप्चर करके रख देते उसको। मैं यूजुअली ऐसा बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल एक पेंटिंग और फोटोग्राफी में फर्क, वन ऑफ द डिफरेंस, फर्क क्या देखता हूं इस फोटोग्राफी एक सब्जेक्ट को अरेस्ट कर देती है, पकड़ लेती है, लेकिन पेंटिंग उसी सब्जेक्ट को आजाद करती है, वो कैद नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी कलाकृति में मुझे ये दोनों की चीज, मतलब आप एक क्षण को, एक मोमेंट को, एक अनुभव को कैप्चर भी कर रहे हैं, लेकिन उस अनुभूति को कैप्चर होने के बाद इतना आजाद कर देते हैं कि हर इंसान उससे जुड़ने लगता है। तो आप ये दोनों चीज कैसे कर पाते हैं? ये स्पेशली होता है बिकॉज आपकी कारीगरी या आपकी दृष्टिकोण से, ये कैसे कर पाते हैं?
जी, एक्चुअली ये थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा अगर आप काम करेंगे तो एक्सपीरियंस से आता है, ये बहुत जल्दी नहीं आती। ये धीरे धीरे जब आप धीरे धीरे काम करते जाएंगे तो वो एक्सपीरियंस से आ जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि आप जब सब्जेक्ट को देखते हैं हम्म। तो उसमें सिर्फ ये मत देखिए ये पूरा रियलिस्टिक, उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं कि मुझे कहां से कहां तक लेना है इस सब्जेक्ट को। हम्म। ये आर्टिस्ट के अंदर की क्वालिटी होती है, वो बहुत सारे काम करने के बाद ये डेवलप होता है, वो बहुत जल्दी डेवलप नहीं होता है। तो मुझे फ्रेम कौन सा लेना है ताकि सब्जेक्ट के साथ अगर मैं खेलना चाहूं किसी के साथ हम्म। तो वो हम्म। फ्रीडम भी मेरे पास रहे। क्या बात है। हम्म। ये नहीं कि मैं सब्जेक्ट के साथ पूरी तरह से बन जाऊं ना, हम्म। मैं अपने आप को फ्रीडम भी रख पाऊंगा कि यहाँ यहाँ पे मैं खेल सकता हूँ, हम्म। इस जगह पे मैं खेल सकता हूँ। तो वो भी मैं देखता हूँ पहले, वो सब्जेक्ट के साथ वो चीजें भी रखता हूँ ताकि मुझे फ्री फ्लोइंग में अगर कुछ करना होगा तो मैं कर हम्म। पाऊं। ये नहीं कि मैं पूरी तरह से उसी के साथ बन जाऊं और जकड़ जाऊं पूरी तरह से, वो हम्म। नहीं होता है। वो थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस के बाद धीरे धीरे जब आप किसी फील्ड में काम करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस के बाद वो धीरे धीरे वो आ ही जाता है। वो डेफिनेटली आपने बहुत सही कहा दादा उसमें। एंड डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन बहुत कम, जी, अगर मेरे बहुत। मेरे बहुत बहुत मतलब आप एक छोटी सी उसकी शैडो को भी आप इतना ऑब्जर्व करके जी रिफ्लेक्ट दादा, कर। जैसे जैसे कि आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक, हम्म। आप हम्म। बैठे हुए हैं, मैं आपको कैमरे पे देख रहा हूँ, हम्म। ठीक। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं कुछ अरेंज करूंगा आपके साथ हम्म। कि मुझे कहाँ कहाँ पे लाइट चाहिए आपका। सही बात। वो सिनेमैटिक लाइट नहीं, नेचुरल लाइट चाहिए। वो हम्म। नेचुरल लाइट होगा पूरी तरह से, कोई हम्म। एक्स्ट्रा लाइट स्टूडियो में जैसे एक्स्ट्रा लाइट डाल देते हैं वगैरह वगैरह, वो नहीं चाहिए। वो मुझे एकदम नेचुरल लाइट चाहिए, सनलाइट ही हम्म। चाहिए, और कोई लाइट मुझे नहीं चाहिए। हम्म। तो मैं क्या करूंगा, आपको हटाऊंगा यहाँ से कि दादा आप थोड़ा सनलाइट में आ जाइए। हम्म। तो सनलाइट में मुझे क्या क्या आपके साथ खेलना है, वो मुझे आपको सनलाइट पे लेके आपके साथ खेलना है। करेक्ट। तो मुझे आपसे कहाँ पे लाइट चाहिए, कहाँ पे डार्क चाहिए, वो सारी चीजों को मैं देखूंगा। फिर देख को आपको बिठाऊंगा वहां पे। तो आपकी कलाकृति में, आपकी सोच, आपकी थॉट प्रोसेस में दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक बैलेंस, जी दादा। सेकेंड वन स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कहां करना है, मतलब एंड फ्रेम पॉइंट। कहां पकड़ना है। एंड थर्ड जी वन इज डिसीजन मेकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन, अबाउट लाइट हो, उसका इफेक्ट हो, मतलब सो आपकी कलाकृति में ये तीन चीज बहुत सही दिखती है, बहुत सही दिखती, बहुत। मतलब बैलेंस, डिसीजन मेकिंग एंड योर प्रेजेंटेशन, मतलब आप क्या फ्रेम में देखते हैं, मतलब वो विजन, वो देख दृष्टिकोण रहा हूं बहुत। क्या, हाँ। या सो आई थिंक दिस इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट देयर। जो एक और चीज आपकी पेंटिंग में मैंने ऑब्जर्व की है उसमें, कि आपके सब्जेक्ट की इतनी रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन होती है कि ऐसा लग रहा है कि मानो वो सब्जेक्ट आपसे बात कर रही है, लेकिन उसकी एनवायरमेंट जो है, उसकी सराउंडिंग जो है, वो काफी एब्स्ट्रैक्ट पे जाता है वो। मतलब जी ये दो चीज है ऐसे, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आप बहुत आग को रखेंगे और आइस को रखेंगे, पानी को रखेंगे, टू अपोजिट थिंग्स, मतलब एक रियलिस्टिक चीज को और एक एब्स्ट्रैक्ट को, उसकी जो द वेरी राइट ब्लेंड एंड बैलेंस कॉम्पोजिशन, वो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना आप उसको, वो कैसा करते हैं। क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बैकग्राउंड एनवायरनमेंट की एब्स्ट्रैक्ट है, वो एक्चुअली आपके पूरे रियलिस्टिक सब्जेक्ट को पूरा उठा रहा है ऐसा। उठा रहा है, सामने एकदम लेके आ रहा है। वो चूज या करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दादा। वो कहाँ पे हम चूज करें वो बैकग्राउंड के। एक्चुअली दादा बहुत सारे लोग, बहुत सारे आर्टिस्ट सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर उनका ध्यान बहुत ज्यादा नहीं जाता है। एक्चुअली पेंटिंग जो है ना, वो एक बुक की तरह होती है। वो हम एक बुक लेते हैं, लेकिन एक बुक में 1000 पन्ने होते हैं। सही बात। 1000 पन्ने मिले तो एक बुक होता है। करेक्ट। तो पेंटिंग भी उसी तरह की है, हम बहुत सारे चीजें उसमें ऐड करते हैं तभी जाके एक पेंटिंग बनता है। सही बात।
तो वो 10 पेंटिंग नहीं बनता, वो एक ही पेंटिंग बनता है, लेकिन उसमें बहुत सारे चीजों को हम ऐड करते हैं। तो उसमें से अगर एक पन्ना फट जाए तो वो बुक कंप्लीट नहीं होगी। करेक्ट। तो जितना बैकग्राउंड की इंपॉर्टेंट है उतना सब्जेक्ट की है। तो उसी दोनों चीजों को मैं पहले देखता हूं कि मुझे यहाँ पे क्या बैकग्राउंड चाहिए और वो सब्जेक्ट क्या है। पूरी तरह से मैं सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता हूं कि मुझे बैकग्राउंड कौन सा लेना है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कप लिया और उसमें चाय ली, और वो कप जो है ना वो कांच की है, और उसकी जो प्लेट मैंने लिया वो सोने की लिया, तो ये डिसबैलेंस हो जाती है। करेक्ट। चीजें तो सेम है, कप और प्लेट सेम ही, लेकिन यहाँ पे डिसबैलेंस हो जाती है। सोने के साथ कांच का कोई मैच ही नहीं। करेक्ट। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर मैं उसी टाइप का करूंगा तो मेरी बैकग्राउंड खराब होगी या सब्जेक्ट खराब होगी। तो मैं पहले चूज करता हूं कि मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कौन सा लेना है, ताकि मैं जो सब्जेक्ट ले रहा हूं ना वो पहले आ जाए, और बैकग्राउंड भी उतना दमदार भी होना चाहिए ताकि वो दोनों चीजें सही बैठ जाए। तो दोनों चीजों को मैं पहले स्टडी करता हूं कि मुझे ये टाइप की सब्जेक्ट लेनी है और उसके साथ मुझे ये बैकग्राउंड लेनी है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है मेरी पेंटिंग में जबरदस्त लाइट एंड शेड की खेल रहता है। मैं बहुत ही लाइट एंड शेड को बहुत इंपॉर्टेंट देता हूं, और उसी के साथ मुझे वो बैकग्राउंड भी चाहिए। तो ये दोनों चीजों को मैं साथ में लेके चलना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि कहीं पे भी हो जाए तो मुझे वेट करके बैठना पड़ता है, चाहे दिन भर में वेट करके बैठूं, जब तक मुझे परफेक्ट लाइट एंड सेट नहीं मिलता तब तक मैं सब्जेक्ट के सामने बैठता हूं और उसकी फोटो भी क्लिक करता हूं, या चाहे तो वाटर कलर में उसकी लेआउट भी बनाता हूं। तो दोनों को मिक्स करके ही बनाना पड़ता है। ये नहीं कि मैंने सब्जेक्ट खींच लिया और बैकग्राउंड को थोड़ा सा वॉश कर दिया, वो नहीं। मैं जितना सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट देता हूं ना उतना बैकग्राउंड को भी देता हूं। दोनों को एक साथ लाना पड़ता है। ये नहीं कि वो अलग सा निकल जाएगा ये अलग सा निकल जाएगा, वो एकदम वाइंडिंग जो होता है ना वो नहीं होगा, एक बुक की तरह नहीं होगा, वो फटे हुए पन्ने की तरह फिर हो जाएगा बाद में। तो एक बुक, एक जक्कड़ बनाने के लिए, एक बाउंडिंग बनाने के लिए तो दोनों का आपस में जुड़ना जरूरी है एकदम। बैकग्राउंड और सब्जेक्ट ये दोनों का जुड़ना जरूरी। जैसे कि अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आपकी एक बैकग्राउंड है, मेरे पीछे भी एक बैकग्राउंड है ना, दोनों के पीछे बैकग्राउंड है। देखिए हमारी सोच किस तरह की है, आपने भी पीछे पेंटिंग लगा रखी है, मैंने भी पीछे पेंटिंग लगा रखी है, और फ्रेम उतना ही आ रहा है। ये सोच डेवलप होती है कि मुझे मेरी बैकग्राउंड में क्या चाहिए, मुझे कहाँ पे बैठना चाहिए। तो ये यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप होती है वो चीजें कि मेरे पीछे क्या होना चाहिए। एक्चुअली जहां पे हम बहुत सारे मूवीज में हम देखते हैं हीरो बहुत सुंदर दिखता है, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है, मेरी मानना ये नहीं, हीरो बहुत सुंदर नहीं दिखता है, बैकग्राउंड बहुत सुंदर है इसलिए ये बहुत सुंदर दिखता है। जैसे कि हीरे को हम ब्लैक बॉक्स में रखते हैं, क्यों रखते हैं? वो ब्लैक की वजह से हीरा उठ के आता है। सही बात। अगर मैं हीरे को व्हाइट बॉक्स में रख दूं, हीरे की चमक उतना दिखेगा नहीं। मैं हमेशा कहता था कि फिल्म में हीरो इसलिए बनता है क्योंकि विलन है उधर, बस वो विलन नहीं होता तो ये हीरो का तो ये कोई काम का ही नहीं, ये कोई काम का ही नहीं। इसलिए मैं काफी बार ऐसा देखता हूँ। आज हमारे सामने राम इतने महान क्यों है? क्योंकि रावण था उसके सामने, क्योंकि रावण था उधर, इसलिए तो राम इतने महान है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा उसने। मैं इसलिए बहुत फैसिनेट होता हूँ क्योंकि सारे मीडियम में मैं सोचता हूँ कि वाटर कलर इज द टफेस्ट मीडियम। बहुत आसान नहीं है वाटर कलर के साथ खेलना आप, क्योंकि आप एक्रेलिक हो या आप दूसरा कुछ करो तो आप वेट करके उसके साथ, और वाटर कलर में एक बार आपने कर दिया वो फिर बाद में अगर वो ठीक नहीं हुआ तो फिर बाद में वो पेपर बाजू में, यू हैव टू टेक अ फ्रेश पेपर। मतलब इसकी कारीगिरी है ना एकदम ऑन द एज है, नोक पे है। मतलब आपकी जब तलवार तक की नोक पे,
आपकी कारीगरी, आपकी सोच, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी बैलेंस, ये सारे एलिमेंट्स अगर एक टाइम पे आना चाहिए, वो इसमें से एक भी अगर चूक गया तो गलत हो जाएगा उसमें, वो गलत हो जाएगा। तो आप इन सारी चीजों को, ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस के साथ ही बैलेंस आता है, वो बात अलग है। लेकिन जब आप अपने 2011-12 में जब आपने डिसाइड किया कि मुझे वाटर कलर ही करना है उसमें, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये ऑयल या अपना एक्रेलिक हो या दूसरा कुछ हो, थोड़ा आसान मीडियम में ज्यादा ये हो जाएगा, मैं मुश्किल मीडियम में क्यों जाऊं? एक्चुअली दादा, जब मैंने कॉलेज, ये जो वाटर कलर की चस्का मुझे कहाँ से लगा मैं आपको बता देता हूँ। हम्म और जैसे कि हमारे यहाँ भारत में ज्यादातर वेट एंड वेट वाटर कलर करते हैं। हम्म हम्म ये टेक्निक से ही करते हैं, वेट एंड वेट टेक्निक से ही करते हैं। तो हम्म जब मैं कॉलेज में था ना, तभी तो जैसे नॉर्मली होता है वेट एंड वेट का, वैसे ही मैं किया करता था। तो उसमें आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाओगे, एक लिमिट तक उसकी आप जा हम्म सकते हो। वेट एंड वेट में एक लिमिट तक आप जा सकते हो, बहुत आगे नहीं जा सकते हो। तो वहां पे मुझे लगा कि एक जहां पे एक लिमिट तक हम जा सकते हैं, उस चीज को करना क्यों है? हम्म इसमें लिमिट नहीं होना चाहिए। मैं जो चाहूं वो कर सकूं, वैसा ही होना चाहिए ना। या तो जब मुझे ये एहसास हो गया तो मैंने छोड़ दिया वाटर कलर फिर, कि नहीं मुझे अब इसे नहीं करना है, क्योंकि ये इसमें मैं 10 तक ही जा सकता हूँ, 11 12 13 यहां तक तो मैं जा ही नहीं सकता। तो ये मुझे हम्म करना क्यों है? तो मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मुझे एक कैलेंडर मिला। हम्म ठीक, एक कैलेंडर जब मिला तो मैं किसी के घर गया था एक्चुअली, उसकी दीवार पे वो कैलेंडर झुला हुआ था। मैंने उससे मांग लिया कि भाई मुझे ये कैलेंडर चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक है, आप ले जाइए, ये बहुत पुराना कैलेंडर है, आप ले जाइए। तो मैं वो कैलेंडर लेके आ गया। तब तक दादा मुझे ये पता नहीं था, वो पेंटिंग था, उस कैलेंडर में पेंटिंग ही था, यहाँ की जो नेता या राइटर वगैरह है उड़ीसा के, उनके फोटोज थे। तो वो मैं लेके आ गया। मुझे पता था कि ये जो कैलेंडर में जो पोर्ट्रेट है वो पेंटिंग है। तो मैंने लाके अपने घर में उसे रख दिया। रखने के बाद मैं भी भूल गया उस कैलेंडर। एक दिन मैं बस उस कैलेंडर के पास खड़ा था, उसका दूसरा पन्ना मैंने जब पलटा, क्योंकि वो पुराना कैलेंडर है तो उसमें तो डेट वेट देखना नहीं होता है ना। तो मैं करेक्ट एक ऐसे ऐसे ही एक पन्ना पलट दिया। जब पलट दिया तो मुझे वहां पे कुछ लगा कि ये है क्या चीज। तो मैंने नीचे जो डिस्क्रिप्शन था वो पढ़ने लगा। तो जब मैंने पढ़ने लगा तो वो वाटर कलर में बना हुआ था। तो यहाँ की एक फेमस आर्टिस्ट थी एमडी टाली करके, तो उनका वो सारा पोर्ट्रेट था, और वो सारा का सारा पोर्ट्रेट वाटर कलर में बना था। ओके हाँ, तब मुझे मैंने मैंने मेरी जो सोच थी 10 के बाद, यहाँ पे और कोई गिनती ही नहीं है, मेरी सोच वहीं से बदल गई कि अरे ओके ये तो बंदा 15 तक पहुंच पहुंच गया है। आई नो, ये बंदा जो 10 है, के आगे निकल गया हाँ वो। 15 आगे आगे तो निकल गया है, लेकिन वो बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट थे हमसे। तो जब उनका वर्क देखा, फिर मैंने फिर से वाटर कलर स्टार्ट कर दिया कि भाई मुझे इसी को 100 तक लेके जाना है, फिर आगे बढ़ते ही जाना है। तो फिर ओके से मैंने स्टार्ट कर लिया वाटर कलर, फिर धीरे धीरे उसी चीज को मैंने फॉलो किया, उन्हीं को गुरु मान लिया, पहले फॉलो किया, बस धीरे धीरे आ गया वो सारी। एक्सलेंट। आपके काम में आप देखते हैं कि मतलब देयर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रोजमर्रा जिंदगी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपके लैंडस्केप्स होते हैं, आपके आजू बाजू के एनवायरनमेंट होते हैं, आप पोर्ट्रेट्स भी करते हैं इसमें, ये सब आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं एंड इसमें बहुत कारीगरी है। मैं हमेशा एक बात सोचता था ऐसा, अगर रघुनाथ साहू को मैं अगर एक कविता दे दूं या एक स्टोरी बताऊं एंड बोलूं कि इसको पढ़ के उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को अगर पेंटिंग में बनाया जाए उसमें, तो कैसा होगा? तो आपने कभी ऐसा कॉन्सेप्चुअल काम ट्राई किया, सोचा उसके बारे में? उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ दादा, उसके बारे में मेरी ये ख्याल है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि स्टोरी को लेके पेंटिंग बनाना, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है एक्चुअली दादा, ओके मेरे हिसाब। ये पूरी तरह से रॉन्ग है। एक्चुअली स्टोरी को लेके पेंटिंग नहीं बनता, पेंटिंग को लेके स्टोरी बनता है।
हम्म। क्योंकि संसार जो है ना वो एक कैनवास है, वो एक पेंटिंग है, ट्रू ट्रू वो एक आर्ट है। ट्रू। और उसी को देख के ही लिखना चाहिए, ना कि लिखाई को देख के पेंटिंग करना चाहिए। हम्म तो मैंने कभी भी इस तरह की ट्राई नहीं की। और हम्म। बहुत सारे अप्रोच भी मेरे पास है कि आप बना दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी स्टोरी पढ़ के मैं नहीं क्या बात बनाऊंगा, है, ठीक है। मैं पेंटिंग बनाऊंगा, आप उसे देख के स्टोरी लिखिए। ओके ओके, नहीं एक 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 नई सोच दी आपने, एक दैट्स अ ब्रिलियंट जी आइडिया इसमें। इसमें जी। बहुत सो तो आप। मेरे पास एक महिला राइटर जो यहाँ के बहुत ही फेमस राइटर थे। हम्म तो उन्होंने पहले तो मुझे अप्रोच किया कि मेरे एक बुक में आप कुछ ड्राइंग कर दीजिए, वगैरह वगैरह कर दीजिए। मैंने हम्म कहा आप पहले आइए मेरे घर पे, फिर बातचीत करते हैं। फिर हम्म वो आगे मेरे घर पे आगे बोले हम्म कि मेरी 10 कविताएं हैं और 10 हम्म में पेंटिंग आपको करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूंगा, लेकिन एक हम्म शर्त है। मैं हम्म। क्या शर्त है? मैंने कहा जिस तरह मैं 10 कविताओं को पेंटिंग करूंगा, उस तरह आप मेरी 10 पेंटिंग को कविता भी बनाएंगे। क्या बात है, ओके ओके। हाँ हाँ। हाँ, तो 10 पेंटिंग को आप कविता पहले बनाएंगे, फिर हम्म। मैं सोचूंगा कि 10 कविता को पेंटिंग कैसे बनाना है। आई नो। क्या बात है तो फिर। तो जैसे कि पूरी ब्रह्मांड एक कैनवास है, एक पेंटिंग है। तो हम्म। पूरी जो भी हमें आइडिया मिलती है, जो जो कुछ भी मिलता है, इसी ब्रह्मांड से मिलता है, और कहीं से तो नहीं मिलता है ना। सही सही बात, सही बात, सही बात। जो हमने देखे हुए हैं उसी से ही मिलता है। या बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने उसमें। जी मेरी और एक मैं ये हमेशा मैं ऐसा सोचता, मतलब सी बेसिकली कैसा, एज अ क्यूरेटर भी मैं हमेशा सब आर्टिस्ट का आर्टवर्क देखता रहता हूँ। किसी आर्टवर्क का जी देखता जी हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये कारीगिरी अगर ये कारीगिरी अगर ये फलाना आर्टिस्ट बनाता तो कैसा होता है सर, ये सब सोच चलता रहता है दिमाग में। मैं काफी रशियन आर्टिस्ट से बहुत प्रभावित हूँ, जी। क्योंकि रशियन आर्टिस्ट की जो कारीगिरी, स्पेशली मैं फिगरेटिव, मैं मैं भी बहुत प्रभावित हूँ उनसे। उनसे मतलब उनकी जो कारीगिरी जो आती है जी, इसमें, वो अद्भुत है, बहुत। अद्भुत होता है। एंड स्पेशली फॉर एग्जांपल उनकी आंखों की जो एक्वा ग्रीन और एक्वा ब्लू लेके आते हैं जी आंखों की, जी जी, ये राइट। इतना इतना इन चमत्कार डेप्थ, हो, इतने इन डेप्थ करते हैं। चमत्कार हो। या जब मैं आपके काम देखता हूं तो मुझे कभी कभी उनकी काम याद आती है, या उनकी काम जब देखता हूं तो आपकी काम याद आती है। मतलब जी उस कार्य की आप उतना उसमें जान ले आते हैं। जी। लेकिन एक और सब्जेक्ट है, आपने कब इसमें दैट इज ऑन न्यूड्स। क्योंकि हम जितना रोजमर्रा जिंदगी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं, उसी तरह न्यूड्स जो है उसमें भी इतनी कारीगिरी है, इतनी बहुत कॉमन है। हम अपने आप को भी देखें तो भी इसमें बहुत कॉमन। आपने कभी इस तरह के जो अभी राइट एग्जिस्टिंग, आप जो अपना नॉर्मल सामान जो दिखता है उसको करने की, उस तरीके से आपने कभी वो सेंसिटिविटी को न्यूड्स पेंटिंग वाटर कलर्स में करने की कोशिश की है? कुछ है उसमें? हाँ, अभी तक तो नहीं किए, लेकिन आगे हम्म। की जब जब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा तो ये सारी चीजें मेरे मुझ में ऐड हो जाएगा। क्योंकि ये आगे की प्रोग्राम है मेरी। अच्छा। वो बहुत जो खूबसूरत। शिफ्टिंग होती है ना, धीरे धीरे करेक्ट। शिफ्टिंग होती है ना, तो वो शिफ्टिंग के फेज में यही चीजें आएगी आगे। क्योंकि एक कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनको मुझे लगता है कि यार ये कलाकार न्यूड बनाएंगे ना तो गजब रहेगा, मतलब अद्भुत रहेगा ऐसा। उनमें से मुझे धीरे धीरे लगता है वो, कि आप एक कलाकार ऐसे हैं जो नहीं मुझे नहीं नहीं कभी नहीं नहीं नहीं, एनी दादा टाइम जब दादा, बनना वो जो आपकी सोच है ना, वो मैं पूरा कर दूंगा। अरे थैंक यू आपको दादा, सही थैंक यू। साबित करूंगा मैं। थिंग क्योंकि मैं हाँ मैं पिछले आई थिंक से जस्ट एक डेढ़ महीने पहले मैं जब कोई रशियन पेंटिंग का बारे में देख रहा था, उसमें जी वाटर कलर में एक न्यूड है, जस्ट लाइक मतलब पानी में है, वो औरत पानी से ये मैं एंड मैं एक सफेद दुपट्टा जैसा है उसका इसमें। जी 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 एंड वाटर कलर में उसने जो काम किया उसमें, मुझे वो जी देख दादा। के इमीडिएटली मुझे आपका याद आ गया। मैं बोला यार नो, ये मतलब उसकी जो बेसिकली उसमें क्या थी, उसमें जो सेंसिटिविटी थी जी एंड उस वो औरत की व्यक्तित्व को
पर्सनालिटी को सी, उसकी बॉडी एनाटॉमी बनाना कोई भी बना लेगा, लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व बनाना, वो सबकी बात की बात नहीं है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, इवन आप जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जो घड़ा है, जो चूल्हा है, मुझे वो फॉर एग्जाम्पल जो आप चूल्हा बनाते हैं एंड उसकी जो आधी जली हुई लकड़ी है, वो आधी जली हुई लकड़ी कितना कहानी बयां करती है। बहुत 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 बहुत, उसके पीछे अगर हम निकल जाए तो पूरी हाँ कहानी निकल जाएगी। हाँ, निकल जाएगी इसमें। तो वो मुझे कहाँ से हमेशा आया, किस पेड़ से आया, किस डहनी से आया, किस जगह से आया, पूरी कहानी निकल जाएगी। नॉट ओनली दैट, वो किचन में जब हमारी माँ या बीवी हो या जो जो भी घर की होम मेकर हो, वो खाना बनाती है एंड किस टाइम पे वो डिसीजन लेके चूल्हा निकाल देती है कि ताकि खाना पक बस जाए। बस बस You know बस that बस। entire process of that cooking, that home making कि कितना भावना से वो पूरा उसमें आ जाता है उसमें है। तो बहुत सेंसिटिव, बहुत खूबसूरत इसमें। अभी दादा नेक्स्ट सवाल ऐसा रहूंगा कि इसमें अभी की फॉर एग्जांपल जो कंटेम्प्ररी है, अभी की जो हाल ही में चल रहा है इसमें इसमें आपको कैसा लगता है इसमें कि आपका 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 ओपिनियन क्या है कि सही जा रहा है? स्पेशली वाटर कलर में अगर आप देखें तो इसमें सही जा रहा है या मैं बहुत पूरी एक्सपेरिमेंट है? कंटेम्प्रेरी के बारे में, यंग जनरेशन कैसा आता है उसमें, नए नए आपको क्या लगता है किस किस दिशा में जा रही मैं है? पूरी 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 कंटेम्प्रेरी के बारे में बता देता हूँ दादा। हम्म, कंटेम्प्रेरी बोल के कुछ होता नहीं है, ये एक शब्द है, कुछ होता नहीं है। क्रिएटिव बोल के कुछ होता नहीं है, ये एक शब्द है बस, और कुछ नहीं। मैं संसार की जितनी भी पेंटिंग है, संसार की जितनी भी आज तक जितनी भी पेंटिंग बनी है, सारे के सारे रियलिस्टिक है। एक भी क्रिएटिव नहीं बना है अब तक, सबके सब रियलिस्टिक है। मैं आपको उसकी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कैसे वो सारे के सारे रियलिस्टिक है। मैं प्रूव कर दूंगा अभी, सबके साथ सबके पेंटिंग रियलिस्टिक है। कैसे ना, मान लीजिए हम रियलिस्टिक किसको कहते हैं, रियलिस्टिक हम किसको कहते हैं, ये रियलिस्टिक है जो हमारी आंखों के सामने दिखता है हूबहू, उसी चीज को हम अगर बनाए उसी को हम रियलिस्टिक कहते हैं। करेक्ट। ठीक है ना दादा? हम कहीं से भी देख के बनाए, स्पॉट पे देख के बनाए, या फोटोग्राफ से देख के बनाए, या या कंप्यूटर से देख के बनाए, या टैबलेट से देख के बनाए, या टीवी से देख के बनाए, कहीं से भी करेक्ट। देख के बनाए। जो क्रिएटिव वर्क करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम क्रिएटिव वर्क करते हैं, वो तो कहीं से कहीं पे से देखते होंगे ना। कहां से देखते करेक्ट। हैं? वो लोग यहां से देखते हैं, दिमाग या से देखते हैं। या जो दिमाग से आप दिमाग से देखते हो, जो दिमाग से देखते हो, जो दिमाग से सोचते हो, हूबहू वही तो बनाते हो ना आप। सही बात। वो वही बनाते हो, जो सोचते करेक्ट। हो वही बनाते हो, जो या दिमाग से देखते हो वही बनाते हो। तो या वो क्रिएटिव कैसे हुआ? इमेजिनेशन की हाँ रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन है वो। हाँ, वो क्रिएटिव कैसे हुआ फिर? लेकिन क्रिएटिव कहां पे होती है ना, जो आपने सोचा वो क्रिएटिव है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट निकला ना वो क्रिएटिव नहीं है, वो रियलिस्टिक है। या तो आप कैसे कह सकते हो वो क्रिएटिव वर्क है? नहीं, क्रिएटिव आपकी सोच होती है, क्रिएटिव कभी वर्क नहीं होता है। वर्क सही। हमेशा रियलिस्टिक होता है, क्योंकि आपने जो सोचा वो ही बनाया यहां पे। करेक्ट। करेक्ट। जो दिमाग में देखा वो ही बनाया है, इससे तो या अलग कुछ बनाया नहीं है आपने। करेक्ट। तो वो करेक्ट। क्रिएटिव कैसे हुआ? वो रियलिस्टिक हुआ। लेकिन आपने जो सोचा वो क्रिएटिव है। या प्रोडक्ट कभी भी क्रिएटिव नहीं होता है, प्रोडक्ट हमेशा रियलिस्टिक होता है, या लेकिन सोच जो होती है वो क्रिएटिव होती है। जैसे कि मान लीजिए ये कैप है, ये कैप को जिसने डिजाइन किया, जिसने सोचा, वो उसकी थिंकिंग जो थी ना वो क्रिएटिव थी। लेकिन जब ये मेरे सर पे आ गया ना, ये रियलिस्टिक है, ये क्रिएटिव नहीं है अब। करेक्ट। अभी ये प्रोडक्ट हो गया। करेक्ट। तो संसार की जितनी भी पेंटिंग है सारे के सारे रियलिस्टिक पेंटिंग। क्या बात। लेकिन उसने जब वो आर्टिस्ट जब बनाया उस चीज को लेके, उसकी जो सोच थी वो क्रिएटिव थी। हाँ दादा, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो फील्ड है ना, विजुअल आर्ट फील्ड है, यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मान लीजिए आप अपने लिए एक घर बना रहे हैं, तो घर बनाने से पहले आप करते क्या है
ना चारों तरफ दीवार बनाते हैं और एक सॉलिड सा गेट लगाते हैं। करेक्ट। ताकि बंदर या जानवर आपके कैंपस में ना घुसे। करेक्ट। घर बनाने से पहले ये काम की जाती है, लेकिन विजुअल आर्ट में वो बाउंड्री ही नहीं है। ओके। इसी वजह से बहुत सारे बंदर घुस चुके हैं इसमें। ट्रू ट्रू, तो बहुत सही यहां पे ये प्रॉब्लम, आप दूसरे फील्ड देखिए, आप म्यूजिक के फील्ड देख लीजिए, जो क्लासिक फील्ड है, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूं, जो क्लासिक फील्ड है, आप क्लासिकल डांस देख लीजिए, क्लासिकल म्यूजिक देख लीजिए। क्लासिकल म्यूजिक में आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे अगर आपका सुर नहीं लगेगा ना, तो आपको धक्के मार के निकालेंगे, भाग यहां से। सुर लगाना आता नहीं, गाना बोलने के लिए आ गया। सही बात। अच्छा, मुद्राएं अगर आपकी सही नहीं होगी ना, तो धक्के मार के निकालेंगे। पहले मुद्रा सही कर, फिर आके डांस करना। करेक्ट। लेकिन यहां भी जैसे कि मैंने कहा ना, लाइन वो ड्रॉ करना कैंपस नहीं है, नहीं आता है, वो लोग आर्टिस्ट बने फिरते हैं। सही बात ना कि उनके पास ना कि आर्टिस्टिक सोच भी नहीं है। सही बात। एक होता है आर्टिस्टिक सोच, जैसे कि आर्ट लवर होते हैं, वो आर्टिस्टिक सोच रखते हैं, इसलिए आपसे आपकी पेंटिंग खरीदते हैं। वो नॉर्मल नहीं होते। हाँ, वो बिजनेसमैन होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कुछ आर्ट लवर भी होते हैं, वो आर्ट की सोच रखते हैं, इसलिए वो तो आपसे इतने पैसे देकर पेंटिंग खरीदते हैं। नहीं तो हम बेचते क्या है, एक कैनवास बेचते हैं, थोड़ा सा कलर बेचते हैं, और क्या बेचते हैं। सही बात। तो वो इसलिए खरीदते हैं। हमारी फील्ड में ये जो एक्चुअली ये जो कंसेप्ट आया कहां से, ये पिकासो से डेवलप हुआ। ये कंसेप्ट पिकासो से नहीं, हमारे यहाँ बहुत पहले से ये कंसेप्ट डेवलप था, लेकिन हम उसको आगे बढ़ा के नहीं ले गए। लेकिन पिकासो ने इस चीज को आगे बढ़ाया। ठीक है, मान लीजिए दादा, आप एक चीज को डेवलप किए हैं। मान लीजिए मैं इसी आर्ट टीवी के बारे में बात कर रहा हूं। ये आर्ट टीवी आपने डेवलप किया, ठीक है। 2 महीने के बाद मैं ये सोचूं कि मेरी भी एक आर्ट टीवी होनी चाहिए। 2 महीने के बाद मान लीजिए, तो मैंने ये कर लिया। उसका क्रिएटर मैं नहीं हूं, उसका क्रिएटर आप थे। मैं आपका फॉलोअर बना। सही बात। मैं आपका फॉलोअर बना, मैं क्रिएटर नहीं हूं, आप क्रिएटर हैं, क्योंकि ये सोच आपके दिमाग में पहले आई थी। लेकिन ये जितने भी पिकासो को फॉलो कर रहे हैं ना, वो पिकासो के फॉलोअर है, वो क्रिएटर नहीं है, वो आर्टिस्ट नहीं है, वो अपने दिमाग से कुछ सोचता नहीं है। पिकासो ने ऐसे किया था इसलिए हम ये करेंगे, पिकासो ने ये कहा था इसलिए हम कह रहे हैं। अरे भाई, तू अपनी खुद की सोच बता ना, पिकासो की सोच क्यों बताते? आइडिया तेरी सोच क्या है वो बता। बस, सोच तेरी सोच होगी, तू बता अपनी सोच। तू पिकासो की सोच मुझ पे क्यों थोप रहा है? करेक्ट। नहीं, बात बिल्कुल सही बताई आपने। ये जितने भी ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, वो पिकासो के नाम पे पार पा रहे हैं, लेकिन वो पिकासो एक्चुअली ओरिजिनल क्रिएटर है। बिल्कुल, ये क्रिएटर नहीं, ये फॉलोअर है। बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा फॉर एग्जांपल 10 अलग अलग कविता पढ़ के एक कवि बन जाता है, मालूम है? मतलब एक कविता से एक लाइन चोरी किया, दूसरे कविता से दूसरे लाइन चोरी किया, तीसरे से तीसरा लाइन, मतलब ऐसे 10 अलग अलग से 10 चीजें चोरी करके फिर अपना कविता बनाता, मालूम है? ऐसा ये आर्ट फील्ड है। ऐसा मतलब इससे लाइन चोरी किया, इससे सब्जेक्ट किया, इससे कलर किया, इसको तोड़ मोड़ के उसको पैकेज बनाया। ये काफी है, ये बहुत सही है इसमें। एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी सेल होती है, गैलरीज वाले प्रमोट करते हैं उसमें। तो ये मैं हमेशा, मेरे को एक क्या बोलते हैं, मेरे खटकता है मुझे ऐसा ये बात को कि सेइंग दैट या तो वो उतना ही नामी फेमस लोग हैं, सिर्फ उनके बारे में ही कुछ गैलरिया प्रमोट होता है, या उनके बारे में कुछ आर्टिकल लिखते हैं उनके बारे में, या तो वो जिनके सेल होते हैं। लेकिन जो सेल होती है वो एक आर्ट प्रोडक्ट है, लेकिन क्या वो एक आर्टिस्टिक सोच है, क्या वो एक नई सोच है, उसके बारे में वो पैरामीटर नहीं होता है वहां। डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा गैप है, एक दिक्कत है उसमें, बहुत बड़ा कि एक नई सोच, एक ईमानदार चीज को कैसा ले आना है उसमें।
एंड दूसरा दूसरा एक बहुत गलत प्रथा है, एक सिस्टम चली आई है कि जिसकी पेंटिंग सेल होती है उसको सक्सेसफुल माना जाता है। मैं बोलूं, मैं सही बोलूं, मैं इतने ऐसे ऐसे आर्टिस्ट से मिला हूं जिनकी काम इतनी ओरिजिनल है, इतनी फैंटास्टिक है, सेल नहीं होती है, वो कभी ऐसा पेज 3 में नहीं आते, वो कभी गैलरी मैगजीन में नहीं आते हैं, लेकिन उनको आर्टिस्टिक, उनको सक्सेसफुल आर्टिस्ट मानता ही नहीं है, मानता ही नहीं, राइट। एंड कुछ लोगों को तो ऐसा है कि जो गैलरी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं या किधर भी नहीं आते, वो कोई ग्रुप में, उनको तो आर्टिस्ट ही नहीं मानते। दादा दादा, जितनी मोनोपोली करनी थी ना उन लोगों का, वो हो गया, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा ये। अब हाँ, नहीं होगा। डेफिनेटली क्यों? सोशल मीडिया, क्यों मैं बता रहा हूँ, सोशल मीडिया आ गया। अभी आपने जो प्रयास किया आर्ट टीवी, वो बहुत ही बड़ा रोल अदा करने वाला है, लिख के रखिए आप। थैंक यू वेरी मच। उसमें बहुत ही बड़ा रोल अदा करने वाला है, फिर बात क्योंकि इस देखते तरह हैं के कैसा होता है। प्रयास, सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, सबकी छोटी छोटी जी प्रयास जी होती है ऐसा। जी जी, क्योंकि इस तरह की प्रयास पहले कभी भी नहीं हुई थी, पहले कभी भी नहीं। वो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो खुद का चैनल खोल के बैठे हैं, वो कुछ सिखा देते हैं, कुछ कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन प्लेटफॉर्म, इस तरह के प्लेटफॉर्म पहली बार भारत में, पहली बार, शायद विदेश में होगा, मुझे पता नहीं है इतना, लेकिन ये भारत में पहली बार है। मैं लिख के देता हूँ आपको, ये भारत में पहली बार है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। दादा लास्ट नहीं क्वेश्चन। थैंक यू, आप बिल्कुल मत कहिए, आपने काम किया है, हम लोगों को थैंक यू बोलने दीजिए। अरे बस प्यार बरकरार रहे इसमें। नहीं रहेगा, हमेशा रहेगा इसमें मैंने आपका बहुत, लेकिन आखिरी एक सवाल पूछना चाहता हूँ दादा। जी दादा। मैं हमेशा सब आर्टिस्ट से ये पूछता हूँ, मतलब जानने की कोशिश करता हूँ, लोगों से भी पूछता हूँ ऐसा कि हम बेसिकली हमारे फिल्म हो, नाटक हो, साहित्य हो, कविता, उन सब की अपनी अपनी प्लेटफॉर्म होती है, उसकी सब होती है, लेकिन विजुअल आर्ट के लिए फॉर एग्जांपल एक फिल्म सुपरहिट होती है, मैं सबसे पूछता हूँ, देखा? हाँ देखा। इसको देखा? हाँ देखा। इसने देखा? गाना सुना? सब लगता है गाना सुना, बहुत अच्छा है, वो गुनगुनाते भी जुड़ते, लेकिन मैं पूछता हूँ ये पेंटिंग देखा? बोला नहीं। ये पेंटिंग देखा? नहीं। ये पेंटिंग, मतलब जितना एक्सपोजर दूसरे कला इसको मिलता है उतना विजुअल आर्ट को। एंड दूसरी बात समझ में भी, फॉर एग्जांपल कितने तो गाने ऐसे हैं, किसको क्या उसमें सुर, कौन सा राग है, कौन सा सुर है, किसको पता है? मैं उनको ये बॉलीवुड का गाना आता है, बोलते हैं बहुत अच्छा, मैं पूछता हूँ तुमको पता है क्या सुर क्या है? मतलब समझ नहीं है, अच्छे लगता है उसमें, लेकिन जब पेंटिंग की बारी आती है तो बोलते हैं यार अच्छा दिखता है, समझ में नहीं आता। तो ये गैप कम कैसा करें और सोसाइटी के साथ और कैसा जुड़े, आपका क्या ख्याल है इसमें? दादा, एक लोकल टीवी का एक प्रोग्राम था, ब्रेकफास्ट मॉर्निंग करके एक प्रोग्राम था, तो वहां पे मैं गया था। तो उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा कि यहाँ पे आपको आर्टिस्ट की तरह जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए वो मिलता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलता है। तो फिर उन्होंने कहा वजह क्या है कि क्यों नहीं मिलता है? यहाँ पे एक फेमस टेम्पल है दादा, यहाँ पे नहीं तो वो वर्ल्ड फेमस टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल, जिसे सन टेम्पल हम कहते हैं। करेक्ट। सब जानते हैं उसे, ठीक है। तो वो वर्ल्ड फेमस टेम्पल है, और उसका जो मेन आर्टिस्ट था, उसका नाम था बिशु महाराणा करके, उसका जो मेन आर्टिस्ट था। उसका जो राजा था वो था नरसिंहादेव, और उसका जो मेन आर्टिस्ट था वो बिशु महाराणा था। दादा मजे की बात मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे देवाशीष महांती नाम का एक क्रिकेटर यहाँ पे जो इंडिया के लिए खेला है, और एक शिव सुंदर दास नाम का एक क्रिकेटर, वो भी इंडिया के लिए खेला है। और यहाँ पे बहुत सारे जो राइटर वगैरह 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 होते हैं, वो भी सब हैं, जैसे कि हर स्टेट में होते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? मैंने कहा देखिए, आपने ये बातें तो सुनी होगी कि जयदेव नाम की भी एक राइटर हैं यहाँ पे, उनके नाम पे बहुत सारे भवन बने हुए हैं, बहुत सारे पार्क बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें बने हुए हैं। मैंने उनसे उल्टा सवाल किया, आप बिशु महाराणा जयंती कब होता है आपको पता है, या आपने कभी सुना है? या बिशु महाराणा के नाम पे कोई कॉलेज बना हुआ है आपने सुना है? या बिशु महाराणा के नाम पे कोई पार्क बना है आपने सुना है? ना, नहीं। कोई मैंने कहा म्यूजियम, कोई गैलरी, कुछ कोई म्यूजियम या कुछ बना है आपने सुना है? चलो वो छोड़ दीजिए,
एक जयंती तो बनना चाहिए ना, आज विश्व मराणा जयंती है, जैसे गांधी जयंती हम बनाते हैं, विश्व मराणा। सही बात। मैंने उनसे उल्टा क्वेश्चन किया, आपकी जो उड़ीसा है किस चीज के लिए पहचाना जाती है, आप ये मुझे पहले बता दें। यहाँ सही पे बात। ना बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ना बहुत बड़े वो इंटरनेशनल लेवल के डांसर है, ना इंटरनेशनल लेवल के सिंगर है, ना साहित्यकार इंटरनेशनल लेवल। आपको पहचानते 3 मंदिर के लिए, आपको एक सही बात। लिंगराज मंदिर, एक पुरी मंदिर, दूसरा कोणार्क मंदिर। हम्म। आप मुझे ये बता दीजिए, तो कोणार्क मंदिर का तो मैंने आपको बता दिया कि विश्व महाराणा मेन आर्टिस्ट था। लिंगराज मंदिर का कौन कौन था मेन आर्टिस्ट, और दूसरा पुरी मंदिर का मेन आर्टिस्ट कौन था, इतना ही बात मुझे बता दी, तो वो टीवी वाला गुम हो गया एकदम से। सही बात। तो यहाँ पे प्रॉब्लम भारत, एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है ना वो भारत में, जैसे कि दादा घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, वैसे ही हो गया। ये कहीं से क्या मुझे लगता है। स्कल्पचर, क्या स्कल्पचर हम लोगों ने ना बनाया है दादा, अरे बोलिए। नहीं, क्या हमारी स्कल्पचर हमने नकल नहीं बनाया। कारीगरी में ऐसी है दादा, हमने पत्थर तोड़ तोड़ के उसमें पत्थर से हमने कलाकृतियां निकाल दिया। क्या आप नहीं बना, जहां पे लोगों को पहनना ना नहीं आता था तब हम पत्थर पे पेन आर्ट वर्क क्या करते थे, क्या सही हमने बात। नहीं बनाया दादा। लेकिन ये लोग नचनिया को लेके टीवी प्रोग्राम करते हैं, सही बात। सही बात। नंगा करके डांस करवाते हैं, सही बात। उसमें वो विजुअल आर्ट के छोटे लिए कपड़े आर्ट। पहनेंगे, हम्म। छोटे कपड़े पहनेंगे, फिर ऐसे ऐसे घसीट करेंगे नीचे। अरे भाई तू छोटा कपड़ा ही पहना है, घसीटने से होगा क्या। सही अगर बात। तुझे शर्म आती है तो सलवार कमीज पहन के आना, सही बात। फिर घसीटता क्यों है। तो हमने क्या नहीं बनाया है दादा। सही बात। आप लेकिन उसकी आपने आपने पहचान नहीं, उसकी आप, रिकग्निशन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। जब तक बहुत सारे लोग ब्रिटिश लोगों को खराब समझते हैं, मैं उन लोगों को अच्छा समझता हूं। ना वो लोग आते, ना हम लोगों को आर्टिस्ट की तरह थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलता। या उन्हीं लोगों की वजह से हम लोगों को आर्टिस्ट की तरह थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिल रहा है अभी इस देश में। नहीं तो इस देश में किसी चीज को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, सिर्फ नचनिया को लेके डांस बना दो। कभी आपने बड़े बड़े प्रोग्राम को किसी आर्टिस्ट को पेंटिंग करते हुए देखा होगा दादा, नेशनल प्रोग्राम में? कभी भी नहीं है। वो सिर्फ डांस करते रहेंगे, सिर्फ डांस करते रहेंगे, और कोई आर्ट यहाँ पे है नहीं क्या, या सिर्फ डांस होता है। यस। और मेरे ख्याल और से और दादा, और दादा वो डांस की एकदम मौत होने वाली है। क्योंकि जब पेट में बच्चा होता है ना, तो डॉक्टर उसे विटामिन खिलाता है, ताकि पेट बच्चा वो थोड़ा सा बड़ा हो, उसकी पाउंड ज्यादा हो, वजन में ज्यादा हो। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा विटामिन मिलती है ना, तो बच्चा निकल ही नहीं पाता है। सही बात उसी तरह। तो ये जो डांस और ये जो सारे सिंगिंग बिंगिंग, वो होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो होना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी चीजें भी होना चाहिए उसके साथ। होना चाहिए। ये कि नहीं नहीं, कि एक विजुअल तरफा आर्ट होना के चाहिए। समाज के अलग अलग पहलू में इसकी प्रेजेंटेशन और इसकी इसकी जो रिकग्निशन है वो ज्यादा होना चाहिए फिर उसमें। दादा, दादा फिर हम में से थोड़ी भी गलती है, आर्टिस्टों में थोड़ी सी गलती है। क्यों गलती है मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिस्ट में क्यों गलती है दादा। यहाँ पे एक क्लासिकल सिंगर लीजिए, मान लीजिए एक क्लासिकल सिंगर बैठता है, वो अपनी हम्म। गाना गाता है। क्लासिकल बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है दादा सही कि वो बात। करता क्या है। सही लेकिन बात। वो जो सिंगर है ना, वो बहुत ही चालाक है, क्योंकि उसे पता है कहां तक ऑडियंस को मुझे प्योर क्लासिकल दिखाना है, कहां पे एक करेक्ट। ठुमरी डाल देना है, करेक्ट। ताकि लोग भी बोर ना हो पाए, करेक्ट। उन्हें सही सही संगीत सुनने के लिए मिले, और थोड़ा सा मनोरंजन के लिए भी मिले। हम लोगों ने करेक्ट। क्या किया, हम लोगों की यहाँ पे गलती किया है, हमने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई तो सही, लेकिन उनके मनोरंजन का ख्याल नहीं रखा, ऑडियंस का उनको जुड़ने का मौका नहीं मिला। मौका ही नहीं दिया दादा। एक्चुअली ये जैसे कि ये एक विजुअल आर्ट है, करेक्ट। आपने कॉन्सेप्ट क्या लिया है वो तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि करेक्ट। कॉन्सेप्ट आपने ही बनाया है पेंटिंग में, तो वो मुझे समझ में नहीं आएगा। लेकिन मुझे क्या अच्छा लगना चाहिए, जब मैं एग्जीबिशन हॉल में जाऊं, तो वो पेंटिंग में मुझे समझ आए ना आए, लेकिन मेरी आंखों को पहले अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ये सही विजुअल आर्ट है। सही पहले बात। मेरी आंखों को अच्छा लगना चाहिए। जब मेरी आंखों को अच्छा लगेगा, तभी मैं आर्टिस्ट से जाके पूछूंगा, भाई
कि क्या बनाया आपने थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, सही बात, तब सही मुझे बात, कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर मुझे सही, आंखों को ही पहले समझ में नहीं आएगा, मेरी आंखें उससे कैच नहीं करेगी, तो मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर क्यों जाऊं? सही बात, क्योंकि ये विजुअल आर्ट है, विजुअल आर्ट पहले आंखों को अच्छा लगना चाहिए, फिर सही बात, कॉन्सेप्ट बाद में आती है। जैसे म्यूजिक, म्यूजिक कानों को अच्छा लगता है, आंखों को नहीं। सही बात, या हाथ पैर को मेरी थोड़ी ना अच्छा लगता है, वो कानों को अच्छा लगता है। सही तो बात, जब मुझे पहले कानों को अच्छा लगता है, उसके बाद मैं पूछता हूँ उसका सिंगर कौन है, बहुत सही अच्छा बात, गाया है, फिर मैं या बोलता हूँ अरे इसका सिंगर होगा तो कोई लिरिसिस्ट तो होगा ना, किसने लिखा है, सही बात, बहुत बढ़िया लिखा है। फिर मैं या सोचता हूँ म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, जिसने कंपोज किया, अच्छा बढ़िया या कंपोज। तो ये स्टेप, अगर मैं पहले से ऑडियंस को कोर कर दूं, तो वो आगे आपकी कॉन्सेप्ट नहीं देगा। पहले उसको आपके प्रेजेंटेशन पहले अच्छा, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर जाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट है, फिर वो आपको समझेगा, फिर उसे मजा आएगा देखने में। या लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ये कि मैंने कहा ना, कुछ बंदर आके उन्हीं लोगों के कुत्तों के वजह से हम हो रहे, क्या करतूत हो गई ना, एक ऑडियंस गया, एक ऑडियंस लेमैन होता है, कुछ पता नहीं होता है। तो मैं वही बोल रहा था कि यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो गई या कि बंदा थका हारा हुआ शाम को आता है, बीवी के साथ पार्क घूमने जाता है या सिनेमा हॉल जाता है या थिएटर जाता है। कुछ लोग आगे आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए, ठीक। तो वो ऑफिस से आया 6 बजे, अपनी बीवी बच्चों को टायर्ड होके आया, फ्रेश हुआ, फिर आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए गया। जब आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए गया, तो जब वो एग्जीबिशन हॉल में घुस रहा है, तो उसे कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है, ठीक। हम्म, तो उसने आर्टिस्ट को आके पूछा भाई आपने क्या बनाया, आर्टिस्ट ने बोला मैंने हवा बनाया है, ठीक। तो उस बंदे का जितना हेडेक नहीं हो रहा था ना, अब हो गया। हो गया, सही बात, सही बात। तो वो तो भागा वहां से। आर्टिस्ट लोगों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम ऐसे कुछ बनाए जी, जो लोगों को जुड़ सके, कनेक्ट कर सके। सही बात, सही बात, राइट। ये नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि अपनी क्रिएटिव छोड़ दीजिए, अपने क्रिएटिव के साथ कुछ या रियलिस्टिक भी रखिए ताकि ऑडियंस जुड़ सके जुड़ उसके सके, साथ, इंटरेस्टिंग बनाए उसको। इंटरेस्टिंग बनाए उस चीज को। लेकिन सही हमने बात, उसे एकदम से बोरिंग सा बना दिया। सही बात, सही बात। कभी कभी नहीं, बहुत सही दादा, बहुत सही, बहुत इसमें मैंने आपका बहुत टाइम लिया इसमें। अरे तो ना दादा, ना दादा, नहीं नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच दादा, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ बात बहुत करके बहुत आपकी धन्यवाद। सोच, आपकी थॉट प्रोसेस में डेफिनेटली हमें और बातें और इंटरेक्शंस करनी है उसमें। हम जी डेफिनेटली दादा, जी फिर दादा, से एक बार जुड़ेंगे उसमें इसमें। जी So, दादा। friends, I believe that you enjoyed this interview, you enjoyed this discussion with Raghunath Sahu, and उनकी सोच, उनकी जो अनुभूति है, उनकी जो experiences है, आप I'm sure that you will enjoy this and you will really know more about Raghunath Sahu's painting and all. So thank you very much. Do like, comment, share and subscribe Art TV and all. Thank you very much Raghunath Sahu जी, आप हमारे थैंक यू कार्यक्रम सो में मच। आए। और फिर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ आर्ट टीवी के लिए। और फिर थैंक यू से वेरी, ये कहना चाहता हूँ, ये भारत की पहली प्रयास है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जानकार हैं, सबको मैं जानकारी दूंगा इसके लिए। थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। धन्यवाद आपको दादा। थैंक थैंक नमस्कार। यू, नमस्कार, थैंक यू।